मैं ये जुल्म हरगिज नहीं होने दूंगी। पंचायत कोई भगवान नहीं है। मैं अपनी बेटी पर ये जुल्म हरगिज नहीं होने दूंगी। चाहे जो भी हो, मैं उसे गला दबाकर मार दूंगी, पर ये जुल्म उसके साथ होने नहीं दूंगी। हमारे पास और कोई चारा नहीं है साक्षी। हमें मीना की शादी सेठ मदन लाल से करनी ही होगी, नहीं तो हम अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगे। हम पंचायत का फैसला ठुकरा नहीं सकते। हम बहुत मजबूर हो गए हैं। कैसे पिता हो तुम? अपनी 10 साल की बेटी की शादी अपने से भी बड़ी उम्र के सेठ से करोगे? मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चों को कहीं दूर ले जाऊंगी, पर ये नहीं होने दूंगी। साक्षी, जज्बाती बातें मत करो। हम किसी भी तरह से सेठ का कर्ज नहीं उतार सकते। हमें पंचायत का फैसला मानना होगा। हमारे पास बस ये टूटी झोंपड़ी है। अगर ये भी हाथ से चली गई तो अपने बाकी बच्चों को लेकर कहां जाएंगे। पंचायत का फैसला नहीं माना तो गांव से निकाल दिए जाएंगे। बताओ फिर साक्षी जितना भी जोर लगा लेती, पर आखिरकार पंचायत का फैसला मानना ही पड़ा। ये कहानी है 10 साल की मीना की, जो सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी, जो अपनी गुड़िया की शादी करती थी, जिसे अभी शादी का मतलब भी नहीं पता था। पंचायत उसकी शादी उसके पिता से भी बड़े सेठ से करने का फैसला करती है। रामू एक गरीब किसान था, जिसने सेठ मदन लाल से बहुत कर्ज ले रखा था। वक्त पर कर्ज अदा न कर पाने की वजह से पंचायत उसकी 10 साल की बेटी की शादी उसी सेठ से करने का फैसला करती। सेठ मदन लाल एक खुदगर्ज जमींदार था। वो बहुत ही लालची इंसान था। वो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता था, जबकि उसकी पत्नी नेक और नरम दिल औरत थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी, जिसकी कमी उसे बहुत महसूस होती थी। मीना की सहेलियां उसे शादी के नाम से चिढ़ाने लगीं। मीना उनकी बातें सुनकर हैरान थी। वह घर जाकर अपनी माँ से कहने लगी, माँ, किरण और दीपा कह रही हैं कि मेरी शादी सेठ से हो रही है। क्या मैं हमेशा के लिए उसके घर चली जाऊंगी? फिर कभी किरण और दीपा के साथ नहीं खेलूंगी? माँ बताओ ना। हाँ बेटी, तेरी शादी सेठ से हो रही है। अब तू बड़े से घर में रहेगी। वहाँ तुझे बहुत सारे कपड़े और खिलौने मिलेंगे, और खाने को भी बहुत सारी चीजें। तुझे मिठाई बहुत पसंद है ना? वहाँ भी बहुत सारी मिठाइयाँ मिलेंगी। नहीं माँ, मुझे आप सब वहाँ बहुत याद आओगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यहीं रहूंगी आपके पास। साक्षी उसे कैसे बहलाती, पर मीना बहुत छोटी बच्ची थी। इस उम्र के बच्चे अपनी माँ के बिना नहीं रहते। आखिर मीना की शादी सेठ से हो जाती है। मीना के हाथ में अपनी गुड़िया थी, जो उसे बहुत प्यारी थी। उस मासूम को तो पता भी नहीं था कि उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया गया है। खिलौनों से खेलने की उम्र में उसको शादी जैसे जिम्मेदार बंधन में बांध दिया गया है। उसका बचपन तबाह कर दिया गया है। उसको तो बस ज्यादा अच्छी जिंदगी और ज्यादा चीजों के लालच में दुल्हन बना दिया गया था। सेठ की पहली पत्नी नंदा मीना को देखकर बहुत हैरान होती है और सेठ से कहती है, ये आपने क्या किया? ये तो बहुत ही छोटी बच्ची है। आप इतना जुल्म कैसे कर सकते हैं इस बच्ची पर? इसके तो अभी गुड़िया से खेलने के दिन हैं। इस मासूम को इसके घर भेज दें। ये अपनी माँ के बिना कैसे रहेगी? फजूल बातें मत करो। ये मेरा नहीं, पंचायत का फैसला है। तुम इसको पति पत्नी का रिश्ता समझाओ और इसको इस हवेली की जिम्मेदारियां बताओ। आज बच्ची है, कल तो बड़ी भी हो जाएगी
और रहना तो इसने यही है ना। वैसे भी तुम कौन सी मुझे औलाद दे सकी हो। तुम तो कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं दूसरी शादी करूं। अब हो गई है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो कह रहा हूं वही करो, इसकी अच्छी तरबियत करो। सेठ को तो दूसरी शादी का शौक बहुत पहले से ही था, पर उसकी दिल्ली मुराद भगवान ने अब पूरी की थी। मीना बहुत छोटी थी, इसीलिए अपने परिवार को याद करके रोने लग जाती है। सेठ की पत्नी साधना उसको बहुत प्यार करती है और उसको प्यार से समझाती है। मीना रो मत, कल हम तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलाएंगे और तुम्हारे लिए खिलौने भी लेंगे। तुम्हें जो भी खाने को पसंद है वो भी लेंगे। तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें कहानी भी सुनाऊंगी। साधना उसको उसके परिवार से मिलाती है। उसको काफी चीजें लेकर देती है ताकि मीना का दिल बहल जाए। साधना मीना का बहुत ख्याल रखती है। एक दिन सेठ मीना के हाथ में गुड़िया देखकर उसको कहने लगा, मीना, ये क्या? तुम अभी तक गुड़ियों से खेलती हो? तुम्हें अब बड़ी हो जाना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पति को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं। तुम्हें हवेली के तौर तरीके देखने। सेठ अपनी पहली पत्नी साधना के पास जाता है और उसको कहता है, साधना, तुम्हें कहा भी था कि मीना की थोड़ी तरबियत करो। इसको इस हवेली के तौर तरीके बताओ। जब वो सारा दिन गुड़िया से ही खेलेगी तो क्या सीखेगी? इसका बचपन अब खत्म हो जाना चाहिए। वो मेरी पत्नी है, पत्नी पर उसको कुछ पता ही नहीं। तुम इसकी तरबियत करो। अगले दिन साधना मीना को बहुत सारी बातें समझाती है, तो मीना उसको कहने लगी, तो क्या अब मैं अपनी गुड़िया से कभी नहीं खेलूंगी और अपनी सहेलियों से भी कभी नहीं खेलूंगी? मीना अब भी बहुत छोटी थी। उसको अभी कुछ भी नहीं समझाया जा सकता था, पर साधना अपनी पूरी कोशिश करती। पर मीना तो बच्ची ही थी। उसको उम्र से बढ़कर कितना समझाया जा सकता था। एक दिन वो सेठ के घर से जाने के बाद बच्चों के साथ खेल रही थी कि अचानक सेठ वहां आ जाता है और उसको बहुत डांटता है। घर आकर वो अपनी पत्नी साधना से कहता है, साधना, तुम्हें कहा भी था कि मीना की तरबियत करो। ये तरबियत कर रही हो। उसकी मेरी इस गांव में बहुत इज्जत है। मैं सेठ माधन लाल हूं और मेरी पत्नी बाहर खेल रही है। भगवान के लिए इसको कुछ समझाओ, इसको कुछ सिखाओ। मीना अपने कमरे में बैठी बहुत रोती है। तभी साधना उसके पास आती है और उसको समझाती है। मीना, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। अब तुम्हें जो मैं सिखाऊंगी उन बातों का ख्याल रखना ताकि आइंदा कभी तुम्हें सेठ साहब से डांट न पड़े। और ये बताओ कि तुम्हें मेरे साथ मेले पे जाना है ना, तो बस तुम अच्छे बच्चों की तरह मेरी सारी बातें मानोगी ना। मीना अब साधना की बातें समझने लगी थी। जो वो उसको समझाती, वो वही करती। वो अब बहुत बदल गई थी। वो बस हसरत भरी नजरों से बच्चों को खेलते देखती, पर कभी खुद उनके पास नहीं जाती। उसने अपनी गुड़िया भी छुपा दी थी। अब वो अपने पति का ख्याल भी रखने लगी थी। उसका बचपन उससे छीन लिया गया था और वो अब बहुत जिम्मेदार हो गई थी। जिस उम्र में बच्चे अपने खाने पीने की समझ ही नहीं रखते, मीना अब खुद अपने पति के खाने पीने का ख्याल रखने लगी। वक्त बहुत जल्दी ही गुजर गया। मीना अब 16 साल की हो गई थी।
वो इन सालों में एक जिम्मेदार और पति पत्नी वाली बन गई थी। वो बज़ाहिर तो खुश नजर आती, पर अंदर से वो बिल्कुल बुझ गई थी। वो अकेले में बैठकर बहुत सारी बातें सोचती और उदास हो जाती। पर अपने पति या साधना को कभी कुछ जाहिर न होने देती। मीना की खूबसूरती और जवानी ने सेठ का दिल और उसकी सारी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। सेठ उसका दीवाना होकर रह गया था। साधना, जिसने मीना को बचपन में बहुत संभाला, उसकी अच्छी परवरिश की और उसे मोहब्बत दी, अब मन ही मन मीना से हसद करने लगी थी। पहले तो साधना उसे छोटी मासूम बच्ची समझकर प्यार करती थी, लेकिन उसके जवान होते ही उसे सौतन समझने लगी, जबकि मीना का दिल तो आज भी उसी मासूम बच्ची का था। वह साधना को अपनी दीदी ही समझती थी। दीदी, मैं ये साड़ी आपके लिए लाई हूँ, बहुत जचेगी आप पे। क्या तुम सेठ साहब के साथ गई थी बाजार? दीदी, वो मुझे जबरदस्ती बाजार ले गए थे। आपको तो पता है, मुझे सजने संवरने का कोई इतना शौक नहीं। बस उन्होंने खुद ही सूट ले दिए। आप साड़ी पहनती हैं तो मुझे वहाँ ये साड़ी पसंद आई, तो आपके लिए ले ली। सेठ सिर्फ मीना को ही बाजार ले गया था। साधना इस बात को लेकर मन ही मन बहुत जल रही थी। उसके दिल में अब मीना के लिए प्यार और दया नहीं, बल्कि हसद भर गया था। वह अपने पति को किसी भी तरह मीना के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आखिर वह सेठ की पहली पत्नी थी और दुनिया की हर पत्नी की तरह वह अपनी सौतन को कैसे बर्दाश्त करती। एक दिन मीना की तबीयत बहुत खराब हो गई। सेठ परेशान होकर गांव की दाई माँ को बुलाता है। बधाई हो सेठ साहब, आप पिता बनने वाले हैं। मीना कम उम्र की है और कमजोर है, आपको इसका बहुत ख्याल रखना। ये सुनकर सेठ की खुशी की इंतहा नहीं रहती और साधना के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसको बस इसी बात का डर था जो पूरी हो गई थी। मीना सेठ के बच्चे की माँ बनेगी तो सेठ के दिल की रानी बन जाएगी। बस इसी बात की फिक्र थी साधना को, जो पूरी होने जा रही थी। मीना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मीना, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी और अपना बहुत ख्याल रखना। बल्कि हम सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। तुम इस हवेली को वारिस जो देने जा रही हो। सेठ की ये बातें सुनकर साधना को और भी गुस्सा आ जाता है। सेठ साधना के पास जाता है और उससे कहता है, साधना, तुमने आज से मीना का बहुत ख्याल रखना है। जो खुशी तुम मुझे कभी ना दे सकी, वो मीना देने जा रही है। उसके आराम और खाने पीने का बहुत ख्याल। साधना को तो समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसका हसद तो पहले से भी बढ़ गया था। मीना अभी छोटी थी। उसको समझ नहीं थी कि वह कैसे अपने एहसासात का इजहार करे। वह बस खुद ही सोचने लगी। आए भगवान, तू मुझे बेटी न देना। मुझे बहुत डर लगता है, कहीं जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ न हो। इसीलिए मुझे बेटी न देना। मीना किसी से अपने दिल की कोई बात नहीं कहती थी, पर अंदर ही अंदर उसको अपना बचपन तबाह होने का बहुत ही दुख था। इतनी सी उम्र में माता पिता, बहन भाइयों और सहेलियों से जुदाई का उसको बहुत दुख था। वह अकेली बैठी कई बातें सोचती। एक दिन सेठ माधन लाल के सामने गांव का एक आदमी रो रो कर फरियाद कर रहा था।
मीना यह सब देखकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सेठ उसे परेशान देखकर कहता है, क्या बात है मीना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम बहुत परेशान लग रही हो। वो आदमी जो अभी गया है, वो इतना क्यों रो रहा था? आखिर उसकी क्या मजबूरी थी? अच्छा, उसने अपने खेतों के लिए मुझसे काफी कर्ज ले रखा था, लेकिन वह अपने वादे के अनुसार रकम लौटा नहीं पाया। बस इसीलिए वह और मोहलत मांग रहा था। तो आप उसे थोड़ा और वक्त दे दीजिए सेठ साहब। मुझे अब बहुत डर लगता है कि कहीं किसी गरीब की बद्दुआ हमारे होने वाले बच्चे को न लग जाए। मैं जानती हूँ कि गांव के लोग बहुत गरीब हैं और बहुत मजबूर भी। उनकी मजबूरी का फायदा उठाना पाप है। अगर भगवान ने आपको हैसियत वाला बनाया है तो उनकी मदद कीजिए, लोगों की दुआएं लीजिए, उनसे हमदर्दी कीजिए। फिर देखिए जीवन में कितनी शांति। मीना भले ही छोटी थी, लेकिन गरीब परिवार की बेटी होने की वजह से वह गांव के सभी हालात अच्छी तरह जानती थी। उसके साथ जो जुल्म हुआ था, वह भी गरीबी की ही वजह से हुआ था। वह नहीं चाहती थी कि किसी और परिवार के साथ ऐसा जुल्म हो और गरीब गांव वालों की बद्दुआ उसके घर तक पहुंचे। इसीलिए वह सेठ को बार-बार और बहुत ज्यादा समझाने लगी। अगली सुबह सेठ मीना के लिए बाजार से बहुत सारी खरीदारी करता है और सब कुछ लाकर उसे दे देता है। साधना यह सब देखकर बहुत नाराज हो जाती है। मीना को भी सेठ का सिर्फ उसी के लिए खरीदारी करना अच्छा नहीं लगता। वह सेठ से कहने लगती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको दीदी के लिए भी साथ में खरीदारी करनी चाहिए थी। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? उनका कितना दिल दुखा होगा। आइंदा आप पहले दीदी की खरीदारी किया करें, वो मुझसे बड़ी है। उनका दिल टूट गया होगा। सेठ साहब को अब तो मैं बिल्कुल ही नजर नहीं आती। उनका सारा ध्यान सिर्फ मीना और उसके बच्चे की तरफ है। मैंने मीना को बहन बनकर पाला, उससे बहुत प्यार किया, लेकिन आज वही मेरे ही हक पर डाका डाले बैठी है। उसने सेठ को अपने काबू में कर रखा है। मीना नहीं चाहती कि अब वो मेरी तरफ देखें भी। ये सब मीना का ही किया धरा है। मीना अपने दिल में साधना के लिए बहुत प्यार और इज्जत रखती थी, लेकिन साधना उसके लिए अपने दिल में नफरत और हसद पाल रही थी। मीना के बार-बार समझाने की वजह से सेठ के दिल में अब बदलाव आने लगा था। वह मीना की बातों से काफी प्रभावित हो रहा। सेठ अब कर्जदारों को मोहलत देने लगा और साधना का भी ख्याल रखने लगा, उसको भी वक़्त देने लगा। साधना सेठ के इस सुलूक से बहुत हैरान थी। वो तो आखिर सेठ साहब को मेरा ख्याल आ ही गया। देखो अब कितने अच्छे से मेरा ख्याल रखने लगे हैं। बस मीना ना होती तो उनकी सारी तवज्जो मेरी तरफ होती। इस मीना का क्या करूं? जब वो सेठ साहब को औलाद दे देगी, तब तो वो सिर्फ उसी का और उसके बच्चे का ही ख्याल रखेंगे, मुझे बिल्कुल ही भूल जाएंगे। मुझे मीना का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगली सुबह साधना मीना को दूध में कुछ मिलाकर देती है और उसे वह पीने के लिए कहती है। मीना ने पी लिया और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। साधना मन ही मन बहुत खुश होती है कि अब मीना और उसके बच्चे से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। सेठ उसे समय पर बड़े अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहता है, भगवान का शुक्र है कि आप अपनी पत्नी को समय पर अस्पताल ले आए, वरना आपकी पत्नी और बच्चे की जान को खतरा था। न जाने आपकी पत्नी ने कोई जहरीली चीज खा ली थी। हमने समय पर इलाज करके उनकी और बच्चे की जान बचा ली।
आगे से उनके खाने पीने का खुद बहुत ख्याल रखें। ये सुनकर साधना की खुशी तो गम में बदल जाती है। नफरत और हसद की आड़ में वह मीना और उसके बच्चे की जान तक लेने चली थी। पर उसे नहीं पता था कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मीना का सेठ अब खुद उसकी हिफाजत करने लगा, उसके खाने पीने का खुद ख्याल रखने लगा। एक दिन मीना बहुत उदास बैठी थी तो वह मीना से कहने लगा, मीना, जब तुम्हें ऐसे उदास देखता हूं तो सोचता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। तुम्हें तुम्हारे पिता की वजह से सजा मिली और तुम्हारा सारा बचपन बर्बाद हुआ। तुम्हारी बहुत सारी ख्वाहिशें और जसरतें होंगी जो मैं कभी पूरी ही न कर पाया। मुझे माफ कर दो मीना, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। अगर तुम अभी भी वापस अपने घर जाना चाहो तो तुम आजाद हो। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं। मेरी जिंदगी को तुमने बहुत बदल दिया है मीना। मैं अब वो खुदगर्ज सेठ नहीं रहा। मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ मीना। ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? हाँ, ये सच है कि मेरा बचपन पंचायत के एक फैसले ने बर्बाद कर दिया। मेरे अपनों को मुझसे बचपन में ही दूर कर दिया गया। मैं अपने माता पिता और परिवार को याद करती रही, पर हकीकत तो ये है कि अब मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई तो आप हैं। मैं अब कहाँ जाऊंगी सेठ साहब? मेरा घर और मेरा परिवार तो अब आप और दीदी हैं। मुझे अपने जीवन से अब कोई शिकवा नहीं है। भगवान हमें औलाद से नवाज रहा है, जो उसका सबसे बड़ा वरदान है। भगवान न करे कि वो अपने माता या पिता के बिना रहे। अब बहुत बदल गए हैं। बाकी जो मेरी किस्मत में था वही मुझे मिला है। ऐसे ही वक्त गुजर गया। मीना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। सेठ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और साधना बहुत ही ज्यादा बुझी बुझी थी। मीना अपना बेटा हाथ में थामे साधना से कहने लगी, दीदी, आज से ये आपका बेटा है। इसकी माँ आप हैं। दीदी, जब ये पैदा होने वाला था, मैंने तभी नियत कर ली थी कि मेरा जो भी बच्चा होगा वो आपका होगा। आज से आप ही इसकी माँ हैं दीदी। भगवान ने मुझे ये सिर्फ आपके लिए ही दिया है। हाँ साधना, मीना बिल्कुल ठीक कह रही है। आज से तुम ही इसकी माँ हो। तुम बड़ी हो और काफी देर से तुम्हारी भी माँ बनने की तमन्ना थी। देखो, आज मीना के जरिए भगवान ने तुम्हारी गोद भर दी है। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तुम पालो या मीना पाले, बेटा हम तीनों का ही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम बड़ी हो और समझदार हो। इसकी परवरिश तुम करोगी। सुनकर साधना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने के पर बहुत रोना आता है। उसने अपने दिल में मीना के लिए जो नफरत और हसद पाल रखा था, मीना ने आज अपने बड़प्पन से उसे खत्म कर दिया था। वह सोचने लगी कि मैं मीना के लिए कितना बुरा सोचती रही और छोटी होकर भी मीना ने जो किया उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज मीना ने उस प्यार का कर्ज उतार दिया था जो साधना ने उससे बचपन में किया था। बुराई को बुराई से नहीं बल्कि नेकी से ही खत्म किया जा सकता है। यह बात आज मीना ने साबित कर दी थी। हम बहुत मेहनत से आपके लिए स्टोरी बनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, स्टोरी को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही कहानियाँ देखने को मिलें। शुक्रिया।